आज मुझे ये बातचीत करते हुए न सिर्फ खुशी हो रही है, बल्कि इस बात की ज्यादा खुशी है कि भारत का एक ऐसा सूबा जो आजादी के बाद भी, भारत के विभाजन के बाद भारत की धरती पर एक टू नेशन थ्योरी को जन्म देता हो। इस राज्य के अंदर हमेशा जब भी बात हुई तो आर्टिकल 370, 35 ए, आतंकवाद, इस्लामिक आतंकवाद, जिहाद, अलग कॉन्स्टिट्यूशन, अलग निजाम, अलग विधान, अलग झंडा, ये तमाम सारी बातें काफी एक लंबे समय से हम सुनते रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं समझता हूं कि आजादी के वक्त क्या हुआ, जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस था, इस पे चर्चा बहुत हुई। लेकिन आर्टिकल 370 के होने के बावजूद, 35 के बावजूद, तो इसके अंदर जो भी कुछ हुआ वो कितने जघन्य अपराध हुए उनकी बात नहीं है। इसलिए मैं खुश हूं कि एक युवा और एक जिसे कह सकते हैं कि बहादुर, निर्भीक, निडर जम्मू कश्मीर जैसी जगह में हिंदुओं की आवाज बन के उभरा हो और जम्मू के इंटरेस्ट को सर्वोपरि मानता हो। बाय प्रोफेशन ही इज एडवोकेट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। इन तमाम संज्ञानों के बाद में आतंकियों की चुनौती, सरकार का बेरुखी और दिल्ली से किसी तरह की पिछले 20 साल में कभी इनको मदद नहीं मिली। ऐसे में जम्मू कश्मीर में एक तरफ आप आतंकवादियों से लड़ते हैं, उनके निशाने पर रहते हैं, और एक जो पॉलिटिकल आतंकवाद है उससे भी लड़ते हैं। लेकिन आज अंकुर शर्मा को वी सपोर्ट पुष्पेन के इस चैनल पर बुला करके मुझे इसलिए हर्ष है कि इस बहादुर आदमी ने जम्मू में वो कर दिखाया है जो बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े संगठन बातचीत तो करते हैं लेकिन हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट रहने की कोशिश करते हैं। अंकुर शर्मा जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इनकी प्रैक्टिस में ज्यादातर मुद्दे वो हैं जिसमें राष्ट्र है, जिसमें हिंदुस्तान है, जिसमें राष्ट्रवाद है। ये तमाम इशू के ऊपर कई मसलों पे ये चीजें करते रहे हैं। 2014 में एडवोकेट अंकुर शर्मा, जो एकजुट जम्मू के चेयरमैन भी हैं, आपने जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से वहां की सरकारें सक्सेसिव रही, चाहे गुलाम नबी आजाद की सरकार रही हो, अब्दुल्ला की रही हो, फारूक की रही हो, मुफ्ती की रही हो, महबूबा की रही हो। इन लोगों ने किस तरीके से जो जम्मू बहुल इलाका था, जो जम्मू में हिंदू बहुल इलाका था, वहां किस तरीके से एक एक्ट लाए जिसको रोशनी एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस बहादुर शख्स ने उस एक्ट के माध्यम से जो इस्लामाइजेशन हो रहा था, जिस जिहाद को बढ़ा करके पूरे जम्मू कश्मीर को हिंदुओं से खाली कराने की साजिश हो रही थी, आपने 2014 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में एक पीआईएल डाली और उसके बाद एक लंबी लड़ाई लड़ी। और मुझे खुशी है और मैं आपको निजी तौर पे भी अंकुर मुबारकबाद देना चाहता हूं, और जम्मू कश्मीर के अलावा देश भर के जितने लोग हमसे जुड़े हैं उनकी बड़ी मेरे ऊपर रिक्वेस्ट थी कि आप अंकुर शर्मा को बुलाइए। हम लोग तो यहाँ बहुत राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद की बात करना जम्मू कश्मीर में AK-47 और आतंकवादियों के साए में, और सरकार जो आतंकवाद को बढ़ावा देती हो, जो जिहाद को बढ़ावा देती हो, जो पूरे इस्लाम में जम्मू कश्मीर को कन्वर्ट करने वाली हो, उसके बीच में काम करने वाले आदमी को बुलाइए आप। तो मुझे खुशी है कि आपने समय दिया और आपकी लड़ाई 10 अक्टूबर 2020 को उस वक्त रंग लाई जब जम्मू कश्मीर की हाई कोर्ट ने आपकी पिटीशन के ऊपर इस इलीगल एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको निरस्त कर दिया, और सीधे तौर पे न सिर्फ निरस्त किया, सीबीआई से इसकी इंक्वायरी की, जांच के आदेश दिए। अंकुर भाई, मेरा पहला और सीधा सवाल आपसे यह है कि देश को यह बताएं आप कि यह रोशनी एक्ट क्या था, किस तरीके से आया, कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्या सिर्फ इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है, मुफ्ती के पीडीपी जिम्मेदार है, या और भी लोग इसके मौन सपोर्टर रहे, या जब उन्हें बोलना चाहिए था वो नहीं बोले। तो इस रोशनी एक्ट की क्या पृष्ठभूमि है, कौन लाया था, किसके जमाने की बात है। और इसके साथ में एक बात और कह दूं कि जब आपने
इसको पिटीशन जारी की और जब ये 2020 में हटा तो मैं देश भर के जो बहुत क्रांतिकारी अखबार हैं उन्होंने कभी इसकी चर्चा नहीं की पिछले 10 अगर हम साल में देखें चाहे 7 साल में। लेकिन जब ये एक्ट हटा तो हिंदू ने खबर लिखी, हाई कोर्ट ऑर्डर सीबीआई प्रोब इनटू रोशनी लैंड स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। बिजनेस स्टैंडर्ड की हेडलाइन थी, रोशनी स्कैम वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडियन एक्सप्रेस, लूट टू ओन जम्मू कश्मीर, हाई कोर्ट हैंड्स टू 25 करोड़ लैंड स्कैम प्रोब टू सीबीआई। और इसमें गुलाम नबी आजाद जैसे दिल्ली में सेकुलरिज्म की मांग करने वाले और जम्मू में निजाम मुस्तफा की मांग करने वाले की तस्वीर है। नवभारत टाइम्स में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने रोशनी भूमि योजना में घोटाले की सीबीआई को जांच दी। ये तमाम हेडलाइन बनी, लेकिन मैं और तमाम लोग दुनिया भर के जो है आपको देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, वो जानना चाहते हैं कि ये रोशनी एक्ट क्या था, किस पस मंजर में आया और आज इससे आगे की क्या भूमिका है। अंकुर भाई। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने समय भी दिया, मंच भी दिया अपनी बात रखने का। रोशनी एक्ट पे मैं परिचर्चा करूं उससे पहले मैं जिस पृष्ठभूमि में, जिस बैकग्राउंड में रोशनी एक्ट लेजिस्लेट किया गया था उसके ऊपर 2 मिनट का समय चाहूंगा। 1990 के दशक में कश्मीर वैली को हिंदू विहीन करने के बाद नेक्स्ट टारगेट जम्मू संभाग था। और आपने देखा कि जम्मू संभाग के मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स जहां पे हिंदूज और नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी में हैं, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, रामबन हो, जिस तरीके से कश्मीर वैली में नरसंहार किया गया वैसा ही नरसंहार इन एरियाज में भी शुरू हो गया। और पूरे जम्मू संभाग को किस तरीके से इस्लामाइज किया जाए उस पर चर्चा शुरू हो गई, उस पर प्लानिंग शुरू हो गई। और जम्मू कश्मीर आपको ये समझना पड़ेगा, यहाँ पे पैन इस्लामिक मूवमेंट चलती है, यहाँ पे पैन इस्लामिक जो ताकतें हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करती हैं। इसलिए तय ये किया गया कि देखिए कश्मीर वैली में तो 5-7% हिंदूज थे या 10% से कम हिंदूज थे या नॉन मुस्लिम्स थे, बंदूक के दम पे उन्हें तो हमने निकाल लिया। लेकिन जम्मू संभाग को पूर्णतः मुस्लिमाइज करने के लिए, इस्लामाइज करने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, आपको कोई नए मॉडल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो फिर इन्होंने ये तय किया इस्लामिक ताकतों ने कि जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 100% इस्लामाइज किया जाए, यानी डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो बहुत तरीकों से किया गया, जिसमें लैंड जिहाद या भूमि जिहाद जिसे हम कहें हिंदी में, वो एक मुख्य ऑर्गन रहा। तो अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में आप मुसलमानों को बसाइए। तो उसके लिए इन्होंने मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल चुना, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल क्या है? मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल ये है कि जहां आप लड़ नहीं सकते हैं, जहां पे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज हैं, वहां उन्हें पर्ज करने के लिए आपको डेमोक्रेटिक स्पेसिस और डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके आप डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर घुसेंगे, फिर आप उन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट करेंगे और फिर ऐसे कानून बनाएंगे, आदेश पारित करेंगे या पॉलिसीज निर्धारित करेंगे जिसके जरिए आप जिहाद को आगे बढ़ा सके। यही मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल जम्मू कश्मीर में हूबहू इंप्लीमेंट होता हुआ हमें नजर आया। तो अब डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू के लिए हाउ वुड यू यूज अवर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन? तो सबसे पहले विधानसभा में कानून बना के एक कानून बनाएंगे जिसका नाम रोशनी एक्ट रखेंगे, और उस कानून में ये लिखेंगे कि जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में भी जितनी भी सरकारी जमीन है, उस सरकारी जमीन पे जिस व्यक्ति ने कब्जा किया है, वो सरकारी जमीन के मालिकाना हक उस एनक्रोचर को, उस कब्जा जिसने किया उसे दे देंगे। तो ये कानून बन गया। अब इस कानून के तहत एक षड्यंत्र के तौर पे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स ने जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू संभाग के हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों को बसाया। कानून बन गया। जिस समय इन्हें बसाया गया उसी समय एक प्रोसेस इनिशिएट किया गया जहां विशेष तौर पे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से एक धर्म विशेष यानी मुस्लिम समुदाय के पटवारियों को, पटवारीज को ट्रांसफर किया गया और यहाँ पे लाया गया हिंदू बहुल क्षेत्रों में, कानून के विरोध में जाके। पटवारी की जो पोस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कार्डर पोस्ट है, उसे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। पूरी उम्र, पूरी नौकरी के काल में उसे एक ही डिस्ट्रिक्ट में सर्विस करनी है, लेकिन सर्विस रूल्स को वायलेट करके उन्हें ऐसे हिंदू क्षेत्रों में लाके बैठाया गया जो टारगेट पे थे, राडार पे थे।
तो मुसलमानों को स्टेट लैंड पे बैठाया, पटवारीज को रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लाया, पटवारीज ने उनकी रेवेन्यू एंट्रीज वहां पे की, जिससे ये पता चल सके कि इस पीस ऑफ लैंड पे इन लोगों का कब्जा है, यानी उनके कागजात बने। और फिर एक कानून के जरिए ओवरवेलमिंगली 20 लाख कनाल जमीन, 20 लाख कनाल जमीन ओवरवेलमिंगली हिंदू बहुल क्षेत्रों में मुसलमानों के नाम पे कर दी। आप ये समझिए कि इस कानून के माध्यम से जोधपुर और उदयपुर जैसे दो दो बड़े शहर को मिला के जो टोटल एरिया होता है, उतने एरिया में जम्मू संभाग में मुसलमानों को बसाया गया। आप हिंदू बहुल डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहां पे उन लोगों को रोशनी एक्ट के तहत अधिकार नहीं मिले जो पिछले 70 सालों से 80 सालों से जोत रहे थे सरकारी जमीन, कल्टीवेटरी पोजेशन में थे, बल्कि उन मुसलमानों को ये अधिकार मिले जिन्हें बाहर से लाके सरकारी जमीन पे बैठाया गया। ये रोशनी एक्ट की बात हुई, मैंने डिटेल में बताया, फिर दूसरे भाग में इसकी परिचर्चा करेंगे। इसी तरीके से जम्मू का डेमोग्राफिक इन्वेजन करने के लिए, जम्मू में लैंड जिहाद करने के लिए, जम्मू को हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट करने के लिए एग्जीक्यूटिव जिहाद को भी इजाद किया गया। रोशनी एक्ट लेजिस्लेटिव जिहाद था, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके अब्यूज किया हुआ जिहाद था। एग्जीक्यूटिव जिहाद महबूबा मुफ्ती ने 14 फरवरी 2018 का आदेश पारित करके किया। उसमें क्लियरली ये लिखित में आदेश दिए गए थे कलेक्टर, एसएसपी और डीएम को कि अगर कोई मुसलमान जम्मू संभाग में जमीन पे कब्जा करता है, चाहे वो फॉरेस्ट की जमीन हो, चाहे वो पब्लिक लैंड हो, चाहे वो स्टेट लैंड हो, लिखित में आदेश थे कि कोई भी एसएसपी, डीएम उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट आदेश दे देता है कि यहां से मुसलमान को निकालिए, तो एसएसपीज और आईजीपीज को आदेश थे कि आप कोई भी पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसे व्यक्तियों को स्टेट लैंड से एविक्ट करने के लिए। यानी इस ऑर्डर के माध्यम से जो मुख्यमंत्री ने स्वयं पास किया, यह कहा गया था कि मुस्लिम्स को लीगल इम्यूनिटी दी जाती है लैंड एनक्रोचमेंट का जुर्म करने के लिए। और उसके साथ ही लास्ट में उसके आखिरी पन्ने पे यह लिखा गया था कि अगर मुसलमान गौहत्या या बोवाइन स्मगलिंग में पाए जाते हैं तो कोई भी पुलिस अधिकारी उनके खिलाफ सेक्शन 188 आरपीसी और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्यवाही नहीं करेगा। तो यानी इस आदेश के माध्यम से गौहत्या, बोवाइन स्मगलिंग और जम्मू में लैंड पे कब्जा करने के लिए मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी कब्जा करने के बाद रोशनी एक्ट के तहत, ताकि अधिकतर जमीन रेगुलराइज हो सके। इसके साथ ही यहाँ पे एक स्टेट स्पॉन्सर्ड फंडेड कॉलोनाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, जहां पे यहाँ पे कुछ एनजीओज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा भेजा हुआ हवाला चैनल्स का जो पैसा है वो इस्तेमाल कर रहे हैं जम्मू में जमीनें खरीदने के लिए। पुष्पेंद्र जी, आप जम्मू आए थे, आपने भी ये देखा, आपने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत की, छोटे से लेके बड़ा, दुकानदार से लेके रेडी फड़ी वाला, सब ये कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम्स हैं जो हिंदू बहुल क्षेत्रों में मार्केट प्राइस से अधिक पे जमीनें खरीद रहे हैं। मैक्सिमम परचेजेस वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी मुसलमान अगर हिंदू बहुल क्षेत्र में जम्मू संभाग में जमीन खरीदता है और वो इन एनजीओ के संपर्क में आता है जिन्हें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज सपोर्ट कर रही है, सऊदी अरेबिया हेडेड सपोर्ट कर रही है, तो उसे वो सब्सिडी देते हैं। मान लीजिए 1 करोड़ का प्लॉट है और आपने रसीद दिखाई कि देखिए हिंदू बहुल क्षेत्र में हमने ये 1 करोड़ का प्लॉट लिया, तो 35% इस समय सब्सिडी का रेट चल रहा है, 35% यानी 35 लाख रुपए उस मुसलमान को वापस दे दिए जाएंगे। यानी मुस्लिम्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू परचेज लैंड्स एंड दोज लैंड परचेजेस आर बीइंग सब्सिडाइज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज व्हिच आर सेंडिंग मनी थ्रू हवाला चैनल, और जो आगे डिलीवरी के लिए बहुत सारे एनजीओ जो सेक्युलर सो कॉल्ड एनजीओ हैं वो उनका काम कर रहे हैं। इसी तरीके से इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टूल है जिसके जरिए मुसलमानों को जम्मू संभाग में बसाया जा रहा है, अपार्ट फ्रॉम रोशनी, अपार्ट फ्रॉम 14 फरवरी ऑर्डर, अपार्ट फ्रॉम फंडेड कॉलोनाइजेशन। इंड्यूस्ड माइग्रेशन में ये समझिए कि देखिए, क्या कोई मुसलमान कश्मीर वैली से इस कारण से पलायन कर सकता है कि उसके साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई? भाई, कश्मीर तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, वहां पे अगर धार्मिक प्रताड़ना किसी के साथ होगी तो नॉन मुस्लिम के साथ होगी। 250 से अधिक ऐसी फैमिलीज हैं जिनको सरकारी अधिकारियों ने और जो जिहादी एलिमेंट्स है हमारे स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में, उन्होंने ये लालच दिया कि अगर आप गरीब मुसलमान जो कश्मीर का है, कि अगर आप जम्मू में जाके बसेंगे, जम्मू में जाके बैठेंगे, जम्मू में जाके वहां पे परमानेंटली सेटल होंगे, तो आपको कश्मीरी हिंदुओं को मिलने वाली सब सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी। आपको रहने के लिए एक क्वार्टर दिया जाएगा, आपको सब्सिडाइज्ड, ओवर सब्सिडाइज्ड राशन दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आपको रिजर्वेशन और सहायता दी जाएगी, कुछ स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी
वो ग्राउंड्स जो केवल हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को अवेलेबल है, गैर कानूनी ढंग से सरकारी संस्थान जो हैं वो मुसलमानों को दे रहे हैं, ताकि मुसलमान, गरीब जो मुसलमान है, कश्मीर से उठ के जम्मू में आके पलायन करे। और ऐसी सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग यहाँ पे आए हैं जो हिंदूज के लिए आने वाले बेनिफिट्स को अवेल करते हुए यहाँ पे आके परमानेंटली बस गए। वो गरीब मुसलमान थे जिन्हें लालच दे के, यानी इंड्यूस करके माइग्रेट करवाया गया। इसी तरीके से एक सुनियोजित ढंग से जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को सेटल करने का कार्यक्रम चल रहा है। ट्रेनों में भर भर के 7-8 स्टेट्स को क्रॉस करके म्यांमार, बांग्लादेश से होते हुए बंगाल में बैठ के जम्मू कश्मीर के कई सारे एरियाज में इन्हें बराबर कायदे से तरीके से सेटल किया गया है। इनके लिए ऐसे एनजीओज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज से पैसा लेके यहाँ पे शेल्टर्स बना रहे हैं। लाखों रुपए की टीम जो सबसे महंगी है उसके बनाए हुए शेल्टर्स यहाँ पे इंस्टॉल किए गए। इनकी मदद की जा रही है यहाँ पे बिजली के कनेक्शन लेने में। और मेरे पास 150 के करीब, मेरे सूत्रों के माध्यम से लिस्ट आई, 150 के करीब आज से 2 वर्ष पूर्व 150 लोगों के आधार कार्ड और राशन कार्ड बन चुके थे। उनमें से कई ऐसे भी थी जिनके बारे में हमें खबरें थी कि शायद स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भी इनके बन गए हैं। कुछों के स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट्स भी हमारे सामने आए, यानी सरकारी मिली भगत से इन्हें यहाँ पे सम्मिलित करने में, एसिमिलेट करने में पूरे तरीके से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। क्योंकि रोहिंग्याज और बांग्लादेशी जो माइग्रेट इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मुख्यतः मुस्लिम हैं, तो अगर वो यहाँ पे आके बैठते हैं तो जो डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू, जो लैंड जिहाद ऑन जम्मू, जो हिंदू माइनॉरिटी कन्वर्ट करने का जो षड्यंत्र है यहाँ का, उसमें सहायता होगी। और देखिए, डेमोग्राफीज डू चेंज, डेमोग्राफी चेंज होती है। जो दिल्ली की डेमोग्राफी जो आज है वो 50 साल पहले वो नहीं थी, या 50 साल बाद वो नहीं थी। तो देखिए, नेचुरल डेमोग्राफिक चेंज इज अंडरस्टैंडेबल। कोई मुसलमान जम्मू में शिक्षा, अच्छी शिक्षा के लिए कानूनी ढंग से जमीन खरीद के आता है, समझा जा सकता है। हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आता है, समझा जा सकता है। लेकिन जब एक सुनियोजित ढंग से, एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कानून बना के, ऑर्डर्स पास करके एक धर्म विशेष के लोगों के फेवर में ये निर्णय लिए जाते हैं, और उससे अनसाइंटिफिक तरीके से अगर डेमोग्राफी चेंज होती है तो ये बहुत सीरियस कंडीशन है। हमारी एकजुट जम्मू की तरफ से हमने एक कमीशन अपॉइंट की थी जिसमें डेमोग्राफिक साइंटिस्ट, स्टैटिस्टिशियंस, सेफोलॉजिस्ट, ये सब मिलके एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने हमें रिपोर्ट सौंपी, जिसपे हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, सब पब्लिक डोमेन में डेटा लाया जो बहुत वायरल भी हुई थी। उसमें हमने ये साबित किया आंकड़ों के आधार पे, सबूत के आधार पे, कि किस तरीके से जम्मू की डेमोग्राफी पिछले 25-30 सालों में जो बदली है उसे डेमोग्राफिक साइंटिस्ट वेरी वेरी अलार्मिंग कहते हैं। क्योंकि डेमोग्राफी बदलने के साथ ही अगर अनसाइंटिफिक तरीके से बदले तो कल्चर्स भी वहां पे बदलते हैं। वहां की जो मान्यता है, वहां का जो चरित्र, वहां का जो मार्केट है, वहां की जो कल्चर से जुड़ी हुई जो भी पहचान आपको एक शहर में एंटर करके दिखती है, वो सब बदलती है। तो जम्मू एक ऐसे बॉम्ब पे बैठा हुआ है, विच इज अ टिकिंग टाइम बॉम्ब, अगर मैं उसकी संज्ञा दूं, कि वो चल रही है सुई, कि ये कभी भी फट सकता है। क्योंकि यहाँ पे डेमोग्राफिक इन्वेजन के बाद जो डेमोग्राफी चेंज हुई है डेमोग्राफिक साइंटिस्ट के हिसाब से, वो सिचुएशन बहुत अलार्मिंग है। तो देखिए, बहुत सारे तरीकों से स्टेट स्पॉन्सर्ड डेमोग्राफिक चेंज को यहाँ पे अंजाम दिया जा रहा है। तो इन्होंने जो लेजिस्लेटिव जिहाद, जो सबसे खतरनाक एक टूल था डेमोग्राफिक चेंज इंट्रोड्यूस करने का, उसे हमने चुनौती के हाई कोर्ट से 2020 में खत्म करवा दिया, यानी ध्वस्त करवा दिया। तो जो 83 एमएलएस ने मिलके आईएसआई के इशारे पे, मुस्लिम ब्रदरहुड के मॉडल पे, इस्लामिक हेजिमोनिक जिहादी ताकतों ने हमारी विधानसभा को इस्तेमाल करके जो इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था, वो हमने 6 साल की लड़ाई में ध्वस्त करवा दिया, खत्म करवा दिया। वैसे ही 14 फरवरी का ऑर्डर जिस समय आया था, उस समय ये बहुत क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट था, ये एक क्लैंडस्टाइनली इशूड ऑर्डर था। इसे स्वयं पब्लिक डोमेन में स्वयं मैंने लाके इसे उसे 1 साल की लड़ाई में ये करवाया था। तो देखिए, मेरा कहने का मतलब है कि हम हर स्तर पे इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को लेके भी हमने इनके खिलाफ जंग लड़ी, जिससे पूरी जागरूकता हमारे समाज में आई। और आज मैं आपको ये बताऊं कि रोशनी एक्ट ध्वस्त होने के बाद और ये पूरे 6 साल की लड़ाई में जिस तरीके से न्यूज़पेपर में कवरेज होती थी, जिस तरीके से न्यूज़पेपर में लैंड जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज को लेके हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमारी कवर होती थी या मूव, तो ये अवेयरनेस जो आज जम्मू संभाग में आई है, वो एक बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट के तौर पे खड़ी हो गई है इस डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस को रोकने के लिए। और वही इंपॉर्टेंट चीज थी। कानून हमने खत्म करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया, कानून नया भी आ सकता था, लेकिन अब जन चेतना आने के कारण ये चीजें अब एकदम इरिवर्सिबल तरीके से
रिवर्स नहीं किया जाता, उस तरीके से हमने इन पे रोक लगा दी है और पूरा जम्मू संभाग इस चीज के लिए तैयार है मानसिक तौर पे कि अगर फिर इस तरीके का प्रोसेस हमारे खिलाफ अनलीश किया गया तो हम किसी भी तरीके से इसे रोकने में, इसे लड़ने में और इसके करने वालों को पूर्णतः ध्वस्त करने में तैयार मिलेंगे। अंकुर भाई, आप जब ये कह रहे थे ना, तो देखिए मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए कि मैं ये जानता हूं कि जो आपने किया है ये बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते। और शायद आपको जो भारत में एक ट्रेडिशनल राजनीति का अंदाजा है कि हम तुम्हारे साथ भी हैं और तुम्हारे खिलाफ भी हैं, तुम भी अच्छे और हम भी अच्छे, आपने इस पेट को इस पेट कहा और आपके मूल में अपने जम्मू को, और वो जम्मू जहां से गजवाए हिंद का रास्ता खुला हुआ था, अगर जम्मू के इस इलाके में आप जिस तरीके की बातें आपने कही हैं, ऐसे तथ्य कहे हैं, चौंकाने वाले हैं, ये देश के हर आदमी को समझने चाहिए कि वहां जो आतंकवाद हो रहा है AK-47 से, उससे तो सेना लड़ सकती है, लेकिन जो आपने कहा कि लेजिस्लेटिव जिहाद चल रहा है, आप एक इस्लामिक फंड से पूरा का पूरा कोलोनाइजेशन चल रहा है, आपने इंड्यूस माइग्रेशन की बात की, ये जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य की जो असेंबली है, इसमें बैठ करके जो AK-47 की जगह AK-47 जैसे कानून बन रहे हैं जिससे हिंदुओं को समाप्त किया जा सके, और इस जम्मू कश्मीर का वो ख्वाब जो पाकिस्तान का ख्वाब है, जो जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का ख्वाब है, उसको पूरा किया जा रहा है। तो आपने 1990 वाली जो घटना घटी है, एक तरीके से 1990 को किस तरीके से साइलेंटली, खामोशी से पूरे जम्मू को कश्मीर बना दिया जाए, तो ये लड़ाई तो कानूनी तौर पे आपने जीती। अब इस पे CBI क्या करेगी और CBI के बाद ये कैसे वापस आएगा, ये एक लंबी लड़ाई है। लेकिन इसके अलावा आप जम्मू में लगातार ऐसे विषयों को उठाते रहे हैं, चाहे वो डोमासाइल का मामला हो, चाहे डेमोग्राफी चेंज का मामला हो। डेमोग्राफी चेंज पे भी आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है कि डेमोग्राफी चेंज करने के पीछे की मानसिकता दुनिया में क्या रही है और जम्मू में जो हो रहा है वो उसी से रिलेटेड है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि रोशनी एक्ट के बारे में बताया, और ये शायद 2007 में गुलाम नबी आजाद के मुख्यमंत्री रहते हुए आया था, जहां तक मेरी कुछ जानकारी है, वो इसको लेके आए थे। लेकिन आपसे एक मेरा सवाल इसलिए है कि आप पूरे जम्मू के अंदर लगातार लोगों को न सिर्फ अवेयर कर रहे हैं, बल्कि आने वाले भविष्य की राजनीति के लिए जो एक फिक्स सी राजनीति है, वो राजनीति से उलट आप आम आदमी की, भारत को बचाने वाली ताकतों के साथ खड़े होकर के आप पूरे जम्मू कश्मीर में आपने एकजुट जम्मू के अलग अलग ऑफिसेस खोले हैं, लोगों को अपॉइंट किया है। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, ये सवाल थोड़ा कड़वा भी हो सकता है, कि 2007 से लेकर के 2020 के बीच में कई सरकारें रही, चाहे दिल्ली की कांग्रेस सरकार भागीदार रही हो, चाहे अटल जी के जमाने में सरकार भागीदार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार भागीदार रही हो, कैन कैन प्रकरण से जम्मू कश्मीर से जो MLA जीतते थे वो तो वही लोग थे, वो हिंदू थे और जम्मू के लिए गए थे। क्या इस इतने सालों में इन जो विधायक थे, कभी इन्होंने इन बातों को क्यों नहीं उठाया? इनकी क्या मजबूरी थी? क्या जम्मू के लोगों ने इनको पूछा नहीं कि आप हमारे नुमाइंदे हैं, आप जब ऐसे काम हो रहे थे जो हिंदुओं के विरोध में थे, जो जम्मू के विरोध में थे, तो इनकी आवाज क्यों नहीं आई? इन MLAs ने इसको इशू क्यों नहीं बनाया? ये मैं जानना चाहता हूं, इसके पीछे क्या मानसिकता है? देखिए, पिछले 70 सालों में दिल्ली की पैराडाइम, एक पॉलिसी, एक पैराडाइम जम्मू कश्मीर को लेके ये रही कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन बना के रखा जाएगा। 370 और 35A का जिक्र आपने किया। 370 और 35A वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज थी जिसके माध्यम से भारत की सेकुलर धरती के अंदर एक इस्लामिक स्टेट को प्लांट किया गया था। हम ये समझते हैं कि 1947 में पाकिस्तान बना और हट के अलग निकल गया, लेकिन 1947 में केवल पाकिस्तान बन के हट के नहीं निकला, एक पाकिस्तान का बीज एक और हिंदुस्तान की टेरिटरी में लग गया और वो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 370 और 35 से ये सुनिश्चित करती थी कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक इन नेचर रहेगा। इस अरेंजमेंट को दिल्ली ने, इंडियन स्टेट ने, भारत सरकार ने दुनिया के सामने सेक्युलरिज्म का चोला पहना के इसे रिप्रेजेंट किया।
एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन, एक सेक्युलर डॉक्यूमेंट का एक ऐसा सेक्युलर प्रोविजन जो ये सुनिश्चित करे कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहेगा, उसको भारत सरकार ने डेमोक्रेटिक सेक्युलर प्रोविजन की तरह पेश किया। अंडरस्टैंडिंग नेहरूवियन सेक्युलरिज्म की ये थी कि भारत एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है। हिंदू मेजॉरिटी कंट्री में देखिए एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जहां पे मुसलमान डेमोक्रेसी का चेहरा है और डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बना रहा है। तो ये इंडियन डेमोक्रेसी और सेक्युलरिज्म की कितनी बड़ी विक्ट्री हो। तो इस सोच से इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जम्मू कश्मीर में नॉन मुस्लिम कभी मुख्यमंत्री ना बने। तो आप ये सुनिश्चित करें ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके कॉन्स्टिट्यूशन में कि विधानसभा का चरित्र सदा सदा के लिए इस्लामिक रहे। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में अगर विधानसभा का चरित्र इस्लामिक है तो फिर कंट्रोल भी इस्लामिक ही होगा, फिर मुख्यमंत्री भी मुसलमान ही होगा। और पिछले 70 सालों में इस अरेंजमेंट ने ये प्रूव करके रख दिया कि पिछले 70 सालों में एक भी हिंदू या गैर मुसलमान जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री नहीं बना, और हमेशा पिछले 70 सालों में कश्मीर की ही संप्रभुता रही हमारे स्टेट अपरेटस पे। सो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि दिल्ली का जम्मू कश्मीर में सुन्नी कश्मीरी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था कि जम्मू कश्मीर को मुसलमानों के जरिए ही चलाया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन है विच स्टैंड्स प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, नेमली आर्टिकल 370 एंड 35A। तो इस अरेंजमेंट के खिलाफ कोई व्यक्ति इतना ताकतवर उठ के यहां पे आया नहीं जो दिल्ली को चुनौती दे सके। एकजुट जम्मू ने पिछले 5-6 वर्षों की लड़ाई में दिल्ली को चुनौती दी और यह कहा कि दिल्ली रिस्पॉन्सिबल है जम्मू कश्मीर में इस्लामिक स्टेट ये कायम है, इसके कायम रहने। इसीलिए इस इस्लामिक स्टेट के जितनी भी सिम्टम्स थे उन्हें एड्रेस करने की कोशिश नहीं की गई। अब इस्लामिक स्टेट का एक परम कर्तव्य होगा कि एरिया को 100% इस्लामाइज किया जा सके। तो अगर वो इस्लामिक स्टेट जहां का विधानसभा फॉर ऑल टाइम्स टू कम इस्लामिक इन कैरेक्टर रहेगा, और भारत सरकार ने सेंसस भी फज किए इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि हमेशा कश्मीर के पास बहुमत रहे, कश्मीर के पास अधिक सीट्स रहे, वो एक अन्य विषय में चर्चा करूंगा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं क्या होगा? सबसे पहले ऐसे कानून बनाए जाएंगे जिसके जरिए पूरे एरिया को इस्लामाइज किया जाए। दूसरा, महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट दिया जाएगा, और आप जानते हैं 370 और 35 कारण महिलाओं के हक पुरुषों के बराबर जम्मू कश्मीर में नहीं थे। तीसरा, अगर गैर मुसलमान माइनॉरिटी है उसके कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जम्मू कश्मीर चूंकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, एक इस्लामिक स्टेट है, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक स्टेट है, तो उन माइनॉरिटीज को उनके हक नहीं दिए जाएंगे, उनके हक लेके भी मेजॉरिटी कम्युनिटी को दे दिए जाएंगे। आप जानते हैं पुष्पेंद्र भाई, 2016 से 2018 के बीच में सुप्रीम कोर्ट में स्वयं मैंने ये लड़ाई लड़ी कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को गलत तरीके से माइनॉरिटी बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और 2 साल में केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे 30-30 हजार के जुर्माने करवा के, इनके घुटने टिकवा के वो केस भी हमने जीता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बावजूद भी चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कहता रहे, चूंकि स्टेट इस्लामिक थी, जजमेंट होने के बावजूद भी आज भी मुसलमानों को ही माइनॉरिटी बेनिफिट्स इलीगली इन वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द जजमेंट बट ऑल्सो इंप्लीमेंटेशन गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम जो हमने चेंज करवाई बाद में दिए जा रहे हैं। तो देखिए, जब संविधान, और मैंने बताया कि मुस्लिम ब्रदरहुड का मॉडल, आप हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के अंदर घुस के डेमोक्रेसी को सबवर्ट करके जिहाद को आगे चलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन इंट्रोड्यूस करके सुनिश्चित कर लिया कि जम्मू कश्मीर में सत्ता सदा सदा के लिए मुसलमान के पास रहे। तो आप ये, और जिस अरेंजमेंट को भारत इंडियन स्टेट, द स्टेट ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट कर रही थी, आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते थे कि 70 साल में कोई व्यक्ति ऐसा निकलता जो इस अरेंजमेंट को चैलेंज करता? ये 70 साल के बाद होना था, 70 साल के बाद हुआ। हमने इस रियलिटी को समझा एंड वी स्टार्टेड टू कॉल द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम। हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो जिहाद है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम तो मुस्लिम कम्युनलिज्म है, और हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुस्लिम कम्युनलिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन है, और हमने ये भी कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन पाकिस्तान या चाइना ने नहीं दी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन इंडियन स्टेट ने दी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में वो प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करके दी है जिसका विरोध जम्मू पिछले 70 सालों से कर रहा है, और 370 और 35A के खिलाफ भी जंग लड़ी, सुप्रीम कोर्ट हम गए, आपने वो जंग लड़ी, आपने सुप्रीम कोर्ट में सारा किया, हम भी भागीदार बने, एकजुट जम्मू की तरफ से भी एक मेन केस आता था, तो उसे ध्वस्त करवाया, और जमीन पे हमने जिस तरीके से मास मूवमेंट इसे कन्वर्ट किया, आप भी एक प्रोग्राम में आए थे, किस तरीके से हजारों की संख्या में पूरा जैम पैक्ड हॉल था, जिस पूरे और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और बड़े बड़े मतलब प्रोग्राम्स और सब लोगों
कि पार्टिसिपेशन अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस समय सुप्रीम कोर्ट में चला, तो ये किया, ये ध्वस्त हुआ। अनफॉर्चुनेटली इस अरेंजमेंट के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं हुई खड़े होने की, इसीलिए रोशनी कानून बना। 14 फरवरी 2018 का कानून तब बना जिस समय पीडीपी और भाजपा की सरकार थी। ये रोशनी स्कैम में सीबीआई इंक्वायरी हो, भाजपा और पीडीपी मिलके मेरा विरोध कोर्ट में करते थे। रोशनी स्कैम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना हो, भाजपा और पीडीपी की सरकार मिलके इसका विरोध मेरे सामने कोर्ट में करते थे। एफिडेविट्स फाइल किए कि सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। देखिए सिचुएशन ये है कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। तो जो नेशनलिस्ट्स हैं दे डोंट हैव एनी इंसेंटिव, और हमने ये तय किया कि ना हमें किसी की सहायता चाहिए, ना किसी की वैलिडेशन चाहिए, ना किसी की एंडोर्समेंट चाहिए। हमने केवल एक चीज तय, जो प्रॉब्लम है उसे उसके नाम से बुलाएंगे और फिर उसका इलाज उसी तरीके से करेंगे। तो इसीलिए हमने इन प्रॉब्लम्स को चिन्हित किया। हमने दिल्ली और कश्मीरी सुन्नी मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के बीच में जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है जम्मू कश्मीर को एक मुस्लिम स्पेशल डोमेन की तरह चलाने का, उसे ध्वस्त करवाया। और उसके बाद now these things have started happening and people have started raising voices. इससे पहले इसलिए नहीं हुआ क्योंकि किसी ने प्रॉब्लम को पुकारना ही नहीं चाहा। जो आपने अभी एक स्टेटमेंट दिया कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट इंडियन नेशन, मैं इसमें सिर्फ ये कहना चाहता हूं, और आपने एक जिक्र ये किया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू की और पीडीपी ये सब मिलके आपका विरोध करते थे कोर्ट में, लेकिन इस घटना के बाद बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो ये है, रोशनी स्कीम वन ऑफ बिगेस्ट स्कैम इन जम्मू एंड कश्मीर सेज भारतीय जनता पार्टी। तो क्या दिल्ली में अलग रुख है और जम्मू में अलग रुख है, एक? और दूसरा, आपने हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और वो कोर्ट से आप जीते भी, लेकिन आपने कहा कि वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो अभी मैं एक सवाल मेरा यह है कि आर्टिकल 370 और 35 पे हटने के बाद जो भारत की आम जनता ये जानती है कि वहां सब कुछ ठीक हो गया है, भारत की माइट स्थापित हो गई है, भारत का संविधान लागू हो गया है, भारत की सुप्रीम कोर्ट वहां लागू हो गई है, तो क्या हम इसको ये अमेंड कर सकते हैं आफ्टर रिमूविंग आर्टिकल 370 और 35 पे इंडियन स्टेट वाज अगेंस्ट इंडियन नेशन और स्टिल योर स्टेटमेंट इज इंडियन स्टेट इज अगेंस्ट इंडियन नेशन? इसमें कोई बदलाव हुआ है या आप ये मानते हैं कि ये सिर्फ एक लीगल मामला था, हो गया है? लेकिन कुछ लोगों का ये भी आरोप है, खासतौर से आपके प्रदेश के सुशील पंडित जी वगैरह, ये सब लोग कहते हैं कि ये सब तो हुआ है लेकिन बैक हैंड से फिर आर्टिकल 370 जैसे प्रावधान किए जा रहे हैं। इसमें आप रोशनी डाल सकते हैं, आपकी ज्यादा, मैं समझता हूं उस पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ होगी, मेरी नहीं है। तो जरा देश को ये इनलाइटन करें कि 370 हटने 35 के बाद भी क्या जम्मू कश्मीर में जमीन पे बहुत कुछ बदला है? जो कहा जा रहा है हो सकता है बदला हो, लेकिन क्या उससे इस्लामाइजेशन और जिहाद और मुस्लिम स्टेट को और स्ट्रांग होगी या उसमें कुछ कमजोर होगी? ये मैं जानना चाहता हूं। देखिए, जिस समय आर्टिकल 370 और 35 को एब्रोगेट किया गया था, उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने ये सरकार को चेताया था कि 370 और 35 खत्म करने से केवल डिज्यूरे इस्लामिक स्टेट ध्वस्त हुई है, डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, और आपको 10 कदम और लेने पड़ेंगे ताकि 370 और 35 की एब्रोगेशन को उसके लॉजिकल एंड, उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाया जा सके। देखिए, डिफैक्टो स्टेट से हमारा क्या संबंध है, क्या मायने है, क्या कहना? देखिए, इंडियन स्टेट एपरेटस में ऐसे इंडिविजुअल्स और ऐसी पॉलिसीज प्लांट की गई हैं कि जब तक आप उन्हें चिन्हित नहीं करेंगे, उन पॉलिसीज को रिवर्स नहीं करेंगे, आप 370-35 से खत्म कर दीजिए, आप कोई स्लोगन दे दीजिए, चीजें ठीक नहीं होंगी। देखिए, स्टेट एपरेटस को अंदर से कब्जा किया गया है और उस कब्जा हटाने के लिए जो कदम सरकार को उठाने थे 370-35 की एब्रोगेशन के बाद, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं उठाए गए। तो मुस्लिम स्टेट और इस्लामिक स्टेट एज अ लीगल एंटिटी जरूर ध्वस्त हुई है, लेकिन प्रायोरिटीज के लेवल पे, ताकत के लेवल पे, फ्रॉम अंदर द सिस्टम, फ्रॉम विद इन द सिस्टम, पॉलिसीज के लेवल पे, स्टिल द डिफैक्टो इस्लामिक मुस्लिम स्टेट इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस। मैं आपको उसका एक उसकी कुछ सिम्टम्स, उसके कुछ तथ्य बता दूं। 370 और 35 से खत्म करके जो इंटीग्रेशन
का स्लोगन भारत में दिया गया, उस इंटीग्रेशन के प्रोसेस को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया, जिस समय डोमिसाइल इंट्रोड्यूस कर दिया कश्मीरी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेशर में। बैक रूट से घुमा के 370 और 35 से फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये दिल्ली सुनिश्चित करती है कि जम्मू कश्मीर को मुसलमान ही चलाएगा। तो अब इन्होंने उसके बाद ये निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा वो 2011 के सेंसस के आधार पे होगा। भाजपा की ये ऑफिशियल आधिकारिक पोजीशन है कि 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड सेंसस है, एंटी जम्मू सेंसस है। जम्मू की पॉपुलेशन 10% ग्रोथ रेट जो है वो कम करके उसमें दिखाई गलत तरीके से फ्रॉड करके कश्मीर की पॉपुलेशन 14 लाख एकदम से बढ़ा दी। तो बहुत सारे तथ्यों के आधार पे ये सब व्यक्ति यहाँ पे मानते हैं कि 2011 का सेंसस जम्मू के विरोध में। लेकिन उसके बावजूद भी भारत भाजपा सरकार ने यह फैसला लिया कि चूंकि मुसलमान नाराज है 370 और 35A की एब्रोगेशन से, और 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद सत्ता का केंद्र जो जम्मू में स्थापित हो सकता है कश्मीर से शिफ्ट होके, तो मुसलमान नाराज ना हो जाए, इसीलिए जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन या परिसीमन 2011 के सेंसस के आधार पर करवाया, जबकि 2021 का सेंसस इज अंडर वे। जम्मू की पूरी ये डिमांड थी कि 2021 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएं। देखिए 2011 के सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन करवाएंगे तो मुख्यमंत्री कश्मीर से बनेगा, अधिक सीटें विधानसभा में कश्मीर को मिलेंगी। तो 370 और 35A से पहले का जो अरेंजमेंट था आप उसे इस फैसले से पुनः रिस्टोर कर रहे हैं। 2021 के सेंसस के आधार पर अगर आप डिलिमिटेशन करवाएंगे तो जम्मू को विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन अधिक मिलेगी, क्योंकि फ्रॉड सेंसस नहीं होगा, बायोमेट्रिक आधार बायोमेट्रिक बेस्ड होगा। मुख्यमंत्री जम्मू का बनेगा। अब देखिए एक बहुत हमें समझने की जरूरत है कि ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी, और आप जानते हैं भाजपा का जो 25 की 25 सीट मिली थी, सारा जो आधार था वो जम्मू से था। अब मुझे एक समझने में ये डिफिकल्टी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जिस फैसले के आधार पर सत्ता उसके पॉलिटिकल अपोनेंट को मिले। 2021 के आधार पर सेंसस के आधार पर डिलिमिटेशन आप करवाएंगे, सत्ता जम्मू से बनेगी, सत्ता का केंद्र जम्मू बनेगा, भाजपा जम्मू में सशक्त है। कश्मीर को अगर आप 2011 के सेंसस के आधार पर पावर देंगे तो ऑब्वियसली एनसी पीडीपी ये मिलकर वहां से सरकार बनाएंगे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी जिसका अल्टीमेट एम सत्ता है वो ऐसा फैसला कैसे ले सकती है जिस फैसले के आधार पर सत्ता उसका पॉलिटिकल अपोनेंट ले जाए? तो एक सोचने की जरूरत है। एक प्रोसेस है, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड प्रोसेस है, और जैसे मैंने बताया कि स्टेट एपरेटस में इंडिविजुअल्स और पॉलिसीज प्लांट की गई होती हैं जो अंदर से कंट्रोल करके ऐसी उल्टी सीधी चीजें करवाती है। एक ऐसा प्रोसेस चल रहा है जिससे 370 और 35A की एब्रोगेशन की भरपाई हो जाए। कश्मीरी मुसलमान को एम्पावर करने की दिशा में तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज और तमाम पॉलिसी इनिशिएटिव बहुत तेजी से लिए जा रहे हैं। एक डिलिमिटेशन का मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल में दे दिया। जम्मू बेनिफिट होगा अगर आप माइनॉरिटी राइट्स नॉन मुस्लिम्स को जम्मू कश्मीर में दें, लेकिन चूंकि ये चाहते नहीं कि जम्मू एम्पावर्ड हो, जम्मू ताकतवर बने, जम्मू पॉलिटिकली एम्पावर, तो माइनॉरिटी स्टेटस को होल्ड पे रख के मुसलमानों को सब माइनॉरिटी बेनिफिट इलीगली ये दे रहे हैं। डोमिसाइल का इशू आ गया, 11 साल में तो भारत की नागरिकता मिल जाती है, यहाँ 15 साल लगेंगे। कोई भी व्यक्ति बाहर का जो यहाँ पे आए अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज के दृष्टिकोण से, जिस भी तरीके से भारत हिंदुस्तान के लोग यहाँ पे आए, उनके लिए बैरियर्स आपने खड़े कर दिए। इंटीग्रेशन के नाम पे जो एब्रोगेट किया उसे डोमिसाइल से आके उसके ऊपर दरवाजे लगा दिए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जो डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट है वो ज्यादा खतरनाक है, और डिफैक्टो इस्लामिक स्टेट इस समय इंडियन स्टेट को ऐसे कंट्रोल करके बैठी है कि आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट इंडियन स्टेट इज स्टिल वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। देखिए अगर हिंदू ताकतवर होता है जम्मू कश्मीर में तो भारत सरकार का इंटरेस्ट ही तो वहां पे और डीपन होता है। भारत सरकार के या इंडियन स्टेट के इंटरेस्ट को हिंदू यहाँ पे ढो रहा है, या कश्मीर का मुसलमान जो पाकिस्तान के साथ या ऑटोनॉमी या सेल्फ रूल के साथ है वो ढो रहा है। इंडियन स्टेट के लिए एसेट नॉन मुस्लिम है, लेकिन एम्पावरमेंट मुस्लिम की है। ये एक और एग्जांपल है जो ये सुनिश्चित करती है कि इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। जम्मू कश्मीर में जो हिंदू टेम्पल्स हैं, हिंदू श्राइन्स हैं, माता वैष्णो देवी श्राइन का मामला आप समझ लीजिए, अमरनाथ श्राइन का समझ लीजिए, सेलेक्टिवली हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को कानून के विरुद्ध जाके सरकारों ने कब्जा किया है, और उसका पैसा जो है ये इफ्तार पार्टियों पे खर्चते हैं या मुस्लिम
एम्पावरमेंट के लिए किसी ना किसी तरीके से खर्चते हैं, उसके काफी तथ्य सामने आए हैं। और आपके दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं कि माता वैष्णो देवी श्राइन को स्टेट कंट्रोल से छुड़ाने के लिए और हिंदुओं को इसका कंट्रोल देने के लिए ऑलरेडी हम जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में याचिका कर चुके हैं और उसमें कोर्ट ने नोटिस भी इशू कर दिए, यानी तीव्र गति से वो प्रोसेस आगे चल रहा है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप ये देखेंगे कि भाजपा जो केंद्र में भी है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, ये इसके विरोध में जवाब देंगे, ये भी आप देखेंगे। क्यों? क्योंकि द स्टेट हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन, द स्टेट apparatus हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन। अदरवाइज पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के आधार पे भाजपा की ये स्टेटेड पोजीशन है कि हिंदू टेम्पल्स का कंट्रोल, हिंदू श्राइन्स का कंट्रोल हिंदुओं के हाथ में होना चाहिए। सरकार, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस डूइंग इट। लेकिन आप देखिए यहां पे क्या जवाब आएगा, दे विल बी फाइलिंग अगेन। और पिछली डेट पे तो इन्होंने समय मांगा, जवाब ही नहीं दाखिल किया। सो दे विल फर्स्ट कॉज डिलेज एंड देन दे विल टेक अ स्टैंड ऑन एफिडेविट अगेंस्ट अस। जिस तरीके से राम मंदिर, अयोध्या मंदिर में क्यों फैसला आया? वो इसलिए फैसला आया कि सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पे फैसला दिया जिस याचिका में ये कहा गया था कि इसकी डे टू डे सुनवाई करिए, इसे एक्सपेडाइट करिए। भाई डे टू डे सुनवाई होने के बाद ही तो अयोध्या केस में फैसला हो पाया, और डे टू डे सुनवाई करने वाली याचिका का 2 साल तक तो केंद्र सरकार ने विरोध किया था। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान को आप देखिए, चाइना को देखिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर 2 आइडियोलॉजिकल स्टेट्स से घिरा है। एक इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, और एक कम्युनिस्ट चाइना है। दोनों आइडियोलॉजिकल स्टेट्स हैं। मैं ये कहूंगा कि ये दोनों जो स्टेट्स हैं, दे आर नॉर्मल स्टेट्स। पाकिस्तान मे बी विद एन एबनॉर्मल नेशन। पाकिस्तान के संदर्भ में पाकिस्तान इज अ नॉर्मल स्टेट, जो उसके वैचारिक आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं वो उस पर कर रहा है काम। आईएसआई उस पर काम कर रही है। जम्मू कश्मीर में इस्लामाइजेशन का प्रोसेस कानून बना के चलवा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर को लॉन्च पैड बनाया जा सके गजवाए हिंद करने के लिए। पाकिस्तान हैज अ नॉर्मल स्टेट विद एन एबनॉर्मल नेशन, बट इंडिया हैज एन एबनॉर्मल स्टेट विद अ नॉर्मल नेशन, एंड देयरफॉर इंडियन स्टेट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन। क्योंकि राष्ट्रवादी लोगों को राष्ट्रवादी होने के लिए देयर इज जीरो इंसेंटिव। 370 और 35 से खत्म करने के बाद आज सारा प्रयास ये है कि किसी तरीके से मुसलमान के साथ इंगेजमेंट कर ली जाए, क्योंकि वो नाराज हो गया है। और इंगेजमेंट के प्रोसेस में माइनॉरिटी राइट्स जो हिंदुओं को मिलने हैं, 70 से अधिक माइनॉरिटी स्कीम के हिंदू बच्चों को मिलने हैं, वो भी मुसलमान को दे दिए। जम्मू में लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन के प्रोसेस का मुद्दा ना उठाया जाए। भाजपा ने, कांग्रेस ने, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने, जम्मू बेस्ड लीडर ने, एक्सेप्ट फॉर अस एकजुट जम्मू, डेमोग्राफिक इन्वेजन ऑफ जम्मू या लैंड जिहाद का नाम तक नहीं लिया। एक बिजनेस स्टैंडर्ड में स्टेटमेंट दे देना पॉलिटिकल पोस्टरिंग के लिए इज अ डिफरेंट थिंग। जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू के अलावा लैंड जिहाद और किसी भी व्यक्ति, किसी भी संगठन का मुद्दा ही नहीं। आपको एक भी आधिकारिक स्टेटमेंट इस इश्यू पे नहीं मिलेगी। ये इन सवालों के जवाब ही नहीं देते। और लैंड जिहाद को रिवर्स करने के लिए जो हमारी लड़ाई चल रही थी, उस लड़ाई में ये टांग अड़ाते, कोर्ट्स में भी टांग अड़ाते, बाहर भी ये टांग अड़ाते। इन्होंने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को लेकर जो हमारी मूवमेंट चली, उस प्रेशर में आके एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया, जिसमें पीडीपी और भाजपा के मंत्री थे। वो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गोलमोल करके ऐसे अधिकार दे दिए रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज को कि वो आज तक यहाँ पे बैठे। यानी वही है कि अगर किसी मामले को रफा दफा करना है तो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दीजिए, कोई कमेटी बना दीजिए, कोई रिकमेंडेशन देने के लिए 10 लोगों को बैठा दीजिए। वही गोलमोल रवैया रहा, और हमारे ऊपर जो लैंड इन्वेजन, डेमोग्राफिक इन्वेजन की जो अलग अलग डायमेंशंस थी, उनको होने में फैसिलिटेट किया गया। अनफॉर्चुनेट तब ये रहा जिसमें बीजेपी और पीडीपी ने, देखिए ये लैंड जिहाद का प्रोसेस, डेमोग्राफिक इन्वेजन का प्रोसेस बहुत पुराना है। इसलिए आज की परिस्थिति ये है कि जम्मू के अराउंड जितने भी जंगल हैं, जम्मू के अराउंड जितने भी दरिया हैं, जम्मू के अराउंड जितनी भी स्टेट लैंड्स हैं, और मैं तथ्यों के आधार पे आपको कह रहा हूं, आई हैव द रिकॉर्ड, तथ्यों का, दे स्टैंड एनक्रोच्ड ओवरवेलमिंगली बाय मुस्लिम। यहाँ पे एक फॉरेस्ट एरिया है जहां पे 25 से 30 हजार घर रिकॉर्डेड फॉरेस्ट लैंड पे केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के बने हैं। यहाँ तवी लैंड पे रिपोर्ट मंगवाई हाई कोर्ट ने कि तवी का रिवर बेड और एम्बैंक जो रिवर बैंक्स है, पब्लिक लैंड है, उस पे एनक्रोचमेंट की रिपोर्ट दीजिए। 800 लोगों की रिपोर्ट आई, 785 मुस्लिम्स।
कहने का मतलब है कि जम्मू को चारों ओर से घेरा गया है एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा सरकारी मदद से। और पीडीपी और बीजेपी ने जो एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया, उसके आखिरी पन्ने पे ये कहा कि जम्मू के अराउंड जो इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स हैं, फॉरेस्ट लैंड पे, स्टेट लैंड पे, रिवर लैंड पे, उन सब इलीगल सेटलमेंट्स को हम न्यू जम्मू सिटी का नाम देंगे और मिलकर इसे रेगुलराइज करेंगे और इसे डेवलप करेंगे। तो आज ये कहना कि लैंड जिहाद का हम विरोध करते हैं इज कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट्स, कॉन्ट्रेरी टू द पोजीशंस टेकन इन द कोर्ट एंड कॉन्ट्रेरी टू द agreements that were arrived between PDP and BJP, which manifested itself as agenda of alliance. एजेंडा ऑफ अलायंस में एजेंडा ऑफ अलायंस में जो ये बात कही गई थी कि न्यू जम्मू सिटी को रेगुलराइज और डेवलप करेंगे, यानी इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को रेगुलराइज और डेवलप करेंगे जो जम्मू के अराउंड आ गई हैं, दैट वाज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन जम्मू। अगर ये लैंड जिहाद इसे समझते, लैंड जिहाद मुद्दा होता, तो ये कहते कि इलीगल सेटलमेंट्स को खत्म करेंगे, जो हमने कोर्ट से आदेश करवाया। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को भी ये बता दूं कि कोर्ट ने कैटेगोरिकली एक पैराग्राफ अपनी जजमेंट में डाला है कि ये सारी लैंड जो 30,000 केसेस में दी गई, ये एक एक इंच वापस लिया जाएगा और अधिकारियों को बाध्य बनाया है। ये केवल इतना ही नहीं हुआ है कि रोशनी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, जो 30,000 लाभार्थी इसमें थे उनसे जमीनें वापस लेने के भी आदेश दिए गए। और अब आप देखिए सीबीआई इंक्वायरी में किन किन लोगों के नाम आते हैं और देखिए कि किस किस तरीके के तथ्य सामने आएंगे। अंकुर भाई, आपकी बात को जो आप इतने तथ्यों और रिसर्च के साथ, क्योंकि आप वहां लड़ रहे हैं, मैं ये मानता हूं, और क्योंकि आपका कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, कोई चाहे वो कोई पार्टी हो, आप शुद्ध रूप से जम्मू को नहीं बचा रहे, बल्कि ग़ज़वाए हिंद का रास्ता जो जम्मू के द्वारा दिल्ली तक आएगा, लाल किले तक आएगा, उसको रोकने में आप अपना जीवन खपा रहे। मेरा सवाल यह है कि ऐसी स्थिति में जहां एक कांग्रेस पार्टी हो, एक भारतीय जनता पार्टी हो और दो लोकल पार्टियां हैं, और उसमें नई नई पार्टियों के बनने का भी हम बीच में देखते हैं कि कोई नई पार्टी बनाई जा रही है, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर में कोई तीसरी भी पार्टी आएगी तो उसमें इस बात की ज्यादा एक तरीके से होड़ लगेगी और रेस होगी कि कौन ज्यादा एंटी इंडिया है, कौन ज्यादा प्रो पाकिस्तान है, कौन ज्यादा एंटी हिंदू है। इसी होड़ पे ये पार्टियां बनेंगी। ऐसी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां, चुनाव जल्दी हो, ये तमाम सारे हो रहा है, और इसीलिए शायद मेरा ख्याल है कि 2011 के सेंसस के को ही आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। अगर चुनाव की जल्दी नहीं होती तो फिर 21 का सेंसस के बाद भी हो सकता था चुनाव। तो आपके सामने या हम तमाम उन राष्ट्रवादियों के सामने कौन सा ऐसा स्पेस बचता है कि हम ये तमाम सारी लड़ाइयां लड़ते हैं देश भर में। आज हम कहते हैं पूरे देश में 500 कश्मीर बन चुके हैं। जो बात आप कह रहे हैं, यहां तो हम मानते हैं कि मेरठ बन गया, मुजफ्फरनगर बन गया, मुजाराबाद बन गया, संभल बन गया, लेकिन वहां तो आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल और सत्ताएं और व्यवस्थाएं मिलके उसको एक इस्लामिक स्टेट बनाने में लगे। ऐसे में आप एकजुट जम्मू की जो पूरी आपने मुहिम चलाई है, और जो बड़ी कामयाबी, क्योंकि लोग मुझसे आपके बारे में जिक्र करते हैं, अलग अलग आपके शहर साबाद से, बहुत सारी जगह से मेरे पास फोन आते हैं। क्या आप ये बात साफ साफ बताने में इस पोजीशन में है कि अगर ये लड़ाई कुछ एक्ट को हटाने, कुछ हिंदुओं को माइनॉरिटी का स्टेटस दिलवाने की, तो लड़ाई आपने जीती, लेकिन असली लड़ाई तो विधानसभा में पहुंच करके हो सकती है, नहीं तो फिर कोई चैलेंज नहीं करेगा। अब जितना भी आपने बताया कि बीजेपी यहां साथ थी, वहां से ये कह रही है, यहां मंदिरों के मामले में उसका रुख ये है, वहां उसका रुख ये है, तो जो बात आपने बताई है, तो क्या चुनाव होने के बाद या चुनाव से पहले कोई आपको ऐसा लगता है कि एकजुट जम्मू, कम से कम जम्मू जो हिंदू जहां से जीत के आते हैं और उस हिंदू के जीतने के बाद बीजेपी वहां रिप्रेजेंट करती है, क्या कोई राजनीतिक दल, क्या कोई राजनीतिक अप्रोच हो जिससे आप वहां चुनाव में एक साइजेबल नंबर आपके साथ हो और फिर वो लोग सिर्फ इस मुद्दे पे अपनी राजनीति शुरू करें और इसी मुद्दे पे समाप्त करें, वो किसी एजेंडे, किसी लार्जर एजेंडे पे अपने हितों को या जम्मू के हितों को या हिंदुओं के हितों की दलाली और बेचना न शुरू करें।
ऐसा कोई आपके मन में या दिमाग में कुछ कोई खाका है जिससे कि बड़ी लड़ाई राजनीतिक तौर पे लड़ी जा सके? कानूनी तो आपने जीती, अब कानूनी लड़ाई जीतने के बाद वो कैसे इंप्लीमेंट होती है, एक लंबा प्रोसेस होता है, उसमें आप अब सीबीआई कब इंक्वायरी करेगी, कैसे इंक्वायरी करेगी, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अभी आपके सामने चुनाव का एक वो है, तो आपने एक पक्ष तो बताया कि ये तरीके से जो जो आपका जो डिलिमिटेशन का मामला है वो पुराना ही है। अगर आपके मन में कोई ऐसा है तो क्या उसकी कोई तैयारी है? क्या देश भर के राष्ट्रवादी लोग और राष्ट्रवादी ताकतें आपकी कैसे इस लड़ाई में आपको और मजबूत कर सकती है? देखिए, एकजुट जम्मू की ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन हमने पिछले 1 वर्ष पहले ही प्रारंभ कर दी थी, शुरू कर दी थी। और मुझे बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट में हमारी डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल्स कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी हैं। वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल्स ने ब्लॉक लेवल पे हमारे टीम्स और ऑफिसेज़ सेटअप करना भी शुरू कर दिया है और हम बहुत जल्द पंचायत और वार्ड लेवल तक टीमें अपनी कंस्टिट्यूट करने में सफल हो जाएँगे। हम एग्रेसिवली ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन राइट डाउन टू द ग्रास रूट्स लेवल तक अचीव करने में सफल हो रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में सफल हो जाएँगे। आप बहुत जल्द एक फॉर्मल डिक्लेरेशन एकजुट जम्मू की तरफ से देखेंगे, जो अगले चुनावों में जम्मू संभाग के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में पार्टिसिपेट करने की घोषणा होगी। तो वो प्रोसेस चल रहा है। राजनीति के बिना, विधानसभा में जाए बिना यू कांट डू मच। आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में या संविधान ने अगर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए हैं, इंस्टीट्यूशंस में जाए बिना चीज़ें बदल नहीं सकते, चीज़ें नई इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को लेके बिल्कुल हम सचेत थे, शुरू से ही थे। एक समय आया जिस समय हम एग्रेसिवली अब उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और आने वाले चुनावों में आप देखेंगे कि एकजुट जम्मू 100% जम्मू संभाग की जितनी भी असेंबली सीट्स हैं 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, उस पे अपने कैंडिडेट खड़े करके पूरे जोर से चुनाव लड़ेगा। इसकी फॉर्मल डिक्लेरेशन आने वाले दिनों में कुछ समय में कर दी जाएगी। पेपर वर्क इसके लिए चल रहा है एंड यू विल सून सी वी विल बी अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। लेकिन उससे पहले कि मैं ये फॉर्मल डिक्लेरेशन करूं, दिस इज ओनली एन इन्फॉर्मेशन। फॉर्मल डिक्लेरेशन बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आधिकारिक तौर पे की जाएगी। जहां तक आपने शुरू में अपनी ये बात कही कि जब प्रधानमंत्री या बीजेपी मिलके एक नई पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट करते हैं कश्मीर में, इस सोच से कि ये अब अब्दुल्लास को काटेंगे या मुफ्तीज को काटेंगे और जिससे हमारा कुछ फायदा हो पाएगा या कोई एक नई लीडरशिप आ पाएगी, मुझे लगता है कि पूरे देश को ये एक बरगलाने की कोशिश है। ये जम्मू संभाग के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश है। ये एक राष्ट्रवादी समाज के मुंह पे एक तमाचा मारने की कोशिश है। सबसे पहले अगर इनका आर्ग्यूमेंट मान भी लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में, कश्मीर संभाग में एक नई पॉलिटिकल पार्टी हम बनाएंगे, तो देखिए, आपने उन व्यक्तियों को चुना, उस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हाथ रखा जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड नॉन अलगाववादियों का है, जो हवाला रैकेट्स में पकड़े गए, पाकिस्तान से जो देश विरोधी एक्टिविटीज के लिए पैसा हवाला चैनल्स के थ्रू आता था, जिनके परिवार के लोग जो स्वयं खुद उसमें शामिल हैं, चोर उचक्के डिफॉल्टर्स जिस पार्टी में शामिल हैं, और मैं पूरी जिम्मेवारी से ये बात कह रहा हूं, आपने कश्मीर में ऐसे मुसलमानों को नहीं चिन्हित किया जो हमेशा से हिंदुस्तान की बात करते आ रहे थे। कुछ एक स्मॉल परसेंटेज है, ऐसे भी व्यक्ति हैं जो काउंटर इंसर्जेंट्स भी रहे, जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने गांवों में खड़े होकर हथियार उठाए। आपने हमेशा उन्हें दरकिनार किया और नई पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई, उन लोगों के साथ मिलके, उन लोगों की पीठ पे हाथ रख के जो डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल्स हैं, जो डिक्लेयर्ड सेपरेटिस्ट्स हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अलगाववादी का है। एनी हाउ, उसे भी छोड़ दीजिए। आप ये समझिए कि कश्मीर में जब आप एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, जिस पार्टी को कश्मीर से ही मैक्सिमम सीट्स मिलेंगी, जिस पार्टी को कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ पे ही बैटिंग करनी है, तो ऑब्वियसली वो जो नई पॉलिटिकल पार्टी है, वो कश्मीर में मुफ्ती और एनसी, पीडीपी और एनसी से ज्यादा अलगाववादी बनके, ज्यादा एंटी इंडिया बनके लोगों के बीच में जाएगी, तभी तो उसे वोट्स मिलेंगे। जिस समय वो नई पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा एंटी इंडिया, ज्यादा एंटी प्रो सेपरेटिस्ट, ज्यादा प्रो पाकिस्तान बनेगी, तो महबूबा मुफ्ती जितनी पहले थी उससे 2 कदम आगे और जाएंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी 2 कदम उसमें और आगे जाएगा, वो ऑटोनॉमी के अलावा 2 बातें और करेगा।
होड़ ये लगेगी कि लोगों को ये समझाया जाए कि हम अधिक एंटी इंडिया हैं, और इस सारे अरेंजमेंट में जो मेन स्ट्रीम से बाहर सेपरेटिस्ट अलगाववादी बैठा है वो इनका नेता बन जाएगा, वो इनका बाप बन जाएगा, गिलानियन पार्टी। और ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज उसके पैर पकड़ेंगी, कहेंगी आप लोगों को बताइए कि हम ज्यादा अलगाववादी, ताकि लोग आपके कहने पे हमें वोट दें। और इसीलिए डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर अलगाववादी बन जाता है जम्मू कश्मीर में। तो लार्जली आपने इस पॉलिसी के माध्यम से जम्मू कश्मीर में कंपेटिटिव सेपरेटिज्म इंट्रोड्यूस किया। आपने अलगाववाद का, सेपरेटिज्म का एक कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया इस पॉलिसी के माध्यम से। तो जब आपने सेपरेटिज्म का कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया तो अलगाववाद और डीपन हुआ और स्ट्रेंथन हुआ। यानी भारत सरकार की जम्मू कश्मीर में लेके नीति ये है कि अलगाववाद को स्ट्रेंथन किया जाए, अलगाववाद को डीपन किया जाए। तो ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। इसीलिए मैंने कहा ये एक एग्जांपल है दैट द इंडियन स्टेट इज abnormal and that the Indian state is working against the Indian nation. You choose anti-nationalists, you empower them. आप अलगाववादियों को चुनते हैं, आप उन्हें एम्पावर करते हैं, और फिर आप अलगाववाद का कंपटीशन कश्मीर की पॉलिटिकल टर्फ पे स्टार्ट करते हैं। और फिर आप इन पाकिस्तानी फ्लैंक्स को, चाहे पीडीपी हो, एनसी हो, ये डेमोक्रेटिक स्पेस में पाकिस्तानी जिहादी फ्लैंक्स हैं। मुस्लिम कम्युनलिज्म इनकी कोर आइडियोलॉजी है। सेल्फ रूल इज बेस्ड अपॉन द बेसिक डॉक्ट्रिन एंड प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी। ऑटोनॉमी टू नेशन थ्योरी के मूल के आधार पे आधारित है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो विचारधारा है। और इसी विचारधारा वाली चलाने वाली पार्टीज को आप स्कर्ट करके दुनिया को ये बताते हैं कि ये मेन स्ट्रीम सेक्युलर पॉलिटिशियंस हैं। और जो जम्मू में राष्ट्रवादी लोग हैं, जो हिंदुस्तान का झंडा लेके खड़े हैं, उन्हें आप 2011 के सेंसिस के आधार पे, सेंसिस को फज करके उनका गुलाम बना देते हैं। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है जहां पे भारत सरकार खुद ही अलगाववाद को स्ट्रेंथन और डीपन कर रही है जम्मू कश्मीर। मैंने आपको एक इंस्टेंस भी बताई, बहुत अनफॉर्चुनेट। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा कि जब हम नेहरू के जमाने की बात करते हैं, उस वक्त मुल्क आजाद हुआ था, बहुत सारे इंटरनल मामला थे, पाकिस्तान बना था, हमको दुनिया में महान दिखना था, सेकुलरिज्म की बात थी, यूएनओ में लोग चले गए। लेकिन मैं समझता हूं कि आज का जो भारत है और भारत के लोग जो मानते हैं, देखते हैं कि आज भारत के अंदर एक ऐसी सरकार है जो भारत राष्ट्र को बचाने के लिए राज्य का इस्तेमाल कर रही है और पूरे देश के अंदर एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में मैं ये नहीं समझ पा रहा कि क्या कोई लिंकेज का प्रॉब्लम है कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी का कोई अलग एटीट्यूड है या दिल्ली की सरकार का है। और दिल्ली की सरकार है तो आज दिल्ली में 2020 में जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, ये अगर सारी बातें हैं तो वो क्यों खुश करने के लिए अलगाववादियों को मजबूत की पॉलिसी अपनाई जा रही है। और दुनिया में भी भारत का रुतबा 1947, 1950 और 1960 से ज्यादा ताकतवर है। तो क्या कौन से अंदर ऐसे कंपल्शंस आपको लगते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो आपने कहा कि हमारे जो एपरेटस है, जो सिस्टम है, उसमें वो एलिमेंट बैठा हुआ है, तो क्या उसको वीड आउट नहीं कर पा रही सरकार? या क्योंकि देश ये समझने में बड़ा अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि एक इतनी ताकतवर सरकार है और दूसरी बार तो और उससे मेजॉरिटी से जीती है। तो कौन सी कारण है जिसकी वजह से वो उस जिहादी इस्लामिक आतंकवादी मुसलमान को अकोमोडेट करने के लिए एक वेरी 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 वाइटल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट स्टेट के अंदर उसी सिस्टम को चलाए रखना चाहता है? इस पे क्या आपकी राय है? देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि द स्टेट हैज बीन कैप्चर्ड फ्रॉम विद इन एंड देयरफॉर इट इज वर्किंग अगेंस्ट द इंडियन नेशन, उसका ही एक ये सिम्टम है कि पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को लेके जो पॉलिसी चल रही है केंद्र की, जो इस समय एक पैराडाइम बन चुकी है, उसे हटने नहीं दिया गया। ऐसे इंडिविजुअल्स बैठे हैं स्टेट अपरेटस में जो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये पॉलिसी वैसी ही चलती रहे। देखिए, नेहरू को पूरी उम्र गाली देने के बाद अब जम्मू कश्मीर में ये मोर नेहरूवियन अप्रोच लेके बैठे हुए हैं। इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे एड्रेस करेंगे? और मुख्य कारण उसमें यह है कि जम्मू कश्मीर में जो ओरिजिनल प्रॉब्लम है, जो असली प्रॉब्लम है, केंद्र सरकार तैयार ही नहीं है उस प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारने में।
जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम जिहाद है, जम्मू कश्मीर में प्रॉब्लम मुस्लिम कम्युनलिज्म है, और जम्मू कश्मीर को दुनिया के सामने पेश भारत सरकार क्या करती है कि जम्मू कश्मीर में लोग एलियनेटेड हैं, जम्मू कश्मीर का मुसलमान एलियनेटेड है, उस एलियनेशन को दूर करने के लिए हम इन्हें आर्थिक पैकेज देंगे और इन्हें अपने साथ जोड़ेंगे। देखिए, जब आपने प्रॉब्लम को डायग्नोज ही नहीं किया तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो नॉट कॉलिंग द प्रॉब्लम बाय इट्स रियल नेम इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो इंडियन स्टेट अपने लिए क्रिएट कर रही है, और देयरफॉर दे आर नॉट गेटिंग सॉल्यूशंस। और इसीलिए ये पॉलिसी, ये पैराडाइम बिल्कुल भी चेंज नहीं हो पाती। ये उसी सोच पे, उसी आधार पे, उन्हीं नैरेटिव्स पे सिस्टम चलता है जिन नैरेटिव्स पे, सोच और आधार पे पिछले 70 साल से चल रहा था। जहां तक जम्मू कश्मीर भाजपा का सवाल है, जम्मू कश्मीर भाजपा से पूछ के जम्मू कश्मीर में कोई भी निर्णय नहीं लिए जाते। इसके बहुत सारे तथ्य जो हैं, इसके बहुत सारे सबूत जो हैं, वो पब्लिक डोमेन में जम्मू कश्मीर में हैं। और चूंकि मैंने जब बताया कि एक इंडियन स्टेट की कमिटमेंट थी कि एक स्पेशल मुस्लिम डोमेन को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा, तो इसमें राज्य के स्तर पे जो पॉलिटिकल यूनिट्स थे उनकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती थी। अभी भी मुस्लिम कम्युनलिज्म को भारत सरकार ऑफिशियली एक्नॉलेज नहीं करती है। अभी भी हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में हुआ 90s में, और डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, राजौरी, पुंछ, जम्मू संभाग में हुआ, उसे भारत सरकार ऑफिशियली आधिकारिक तौर पे जिनोसाइड, नरसंहार रिकॉग्नाइज नहीं करती है डिस्पाइट डिमांड्स बाय द विक्टिम्स। भारत सरकार इसे माइग्रेशन कहती है। नरसंहार को भारत सरकार आधिकारिक तौर पे माइग्रेशन कहती है। कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू कश्मीर से माइग्रेट हुआ। देखिए, कश्मीरी हिंदू और जम्मू के हिंदू की यह मांग है कि जम्मू के हिंदुओं का बहुत नरसंहार हुआ 90s में। कश्मीर में तो हुआ, लेकिन जम्मू संभाग में भी जो मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स थे, वहां पे भी हिंदुओं का नरसंहार हुआ। ये इनकी कलेक्टिव डिमांड है कि हिंदुओं के साथ जो 90s में हुआ, अर्ली 2000 में हुआ, उसे जिनोसाइड ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि भारत सरकार जो यूनाइटेड नेशंस की कन्वेंशन है ऑन जिनोसाइड, उसकी सिग्नेटरी है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि भारत सरकार ने ये डिमांड हिंदुओं की नहीं मानी। उसका कारण, क्योंकि द मोमेंट आप हिंदुओं के साथ जो जम्मू कश्मीर में हुआ उसे नरसंहार घोषित करते हैं, तो फिर आपको न्यूरमबर्ग ट्रायल्स जैसे स्पेशल ट्रायल्स चलाने पड़ेंगे। उसमें 87-88 में जो फारूक अब्दुल्ला स्पीच देते थे, उसके आधार पे उन्हें कन्विक्ट करके फांसी के तख्ते पे चढ़ाना पड़ेगा, जो ये नहीं करना चाहते। 25 से 30 हजार मुसलमानों को डेथ सेंटेंस आपको देनी पड़ेगी, जो ये नहीं करना चाहते। आपको मंदिर रिस्टोर करने पड़ेंगे कश्मीर में, जो ये नहीं करना चाहते। इसीलिए ऑफिशियल रिकॉग्निशन हिंदू नरसंहार, हिंदू जीनोसाइड को भारत सरकार नहीं दे रही। और ये हिंदू कौन है? जो हिंदुस्तान को स्थापित करते हैं कश्मीर में, जम्मू में। तो देखिए, अगर 2015 ऑनवर्ड, 2014 से 2020 के बीच में भी भारत सरकार जो हिंदुस्तान को स्थापित करने वाली ताकतें हैं कश्मीर में, जो पाकिस्तान की मूवमेंट को कमजोर करेंगी, उन्हें कमजोर करने की दिशा में इफेक्टिव कदम उठाती है, तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो कंट्रोल है फ्रॉम विद इन सबवर्सिव एलिमेंट्स का, वो कितना अधिक है। आपकी माइंड स्पेस पे एनिमी का कब्जा इतना अधिक है कि आप प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकारना नहीं चाहते। आप इस्लामिस्ट पार्टीज को मेन स्ट्रीम सेक्युलर पार्टीज की तरह पूरे देश में मार्केट करते हैं। आप जिहादी फारूक को, जिहादी महबूबा को मेन स्ट्रीम सेक्युलर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स की तरह मार्केट करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आई अगेन से कि जो 70 साल से पॉलिसी जो पैराडाइम बन चुकी है जम्मू कश्मीर को लेके, वो चेंज नहीं हुई। 370 की एब्रोगेशन होने के बाद चेंज की एक संभावना बनी थी। 10 कदम और आपको उठाने थे,
जिसके बाद उसको आप लॉजिकल कंक्लूजन पे ले जाते और वो चेंज आती पॉलिसी में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ एंड नाउ दे हैव अगेन स्टार्टेड टू टेक इट ओवर। और तमाम वो फैसले ऐसे लिए जा रहे हैं जिससे देश कमजोर हो, नेशनल इंटरेस्ट कमजोर हो। दैट इज द सिचुएशन दैट हैज अरिजन। एक आखिरी मेरे मन में ये सवाल उठता है बार-बार, मैं सोचता हूँ पूछूँ या ना पूछूँ, लेकिन मैं इसलिए पूछ लेता हूँ कि देखिए राजनीतिक दलों में हो सकता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने एजेंडे और रियलिटीज़ होती हैं, लेकिन जो हिंदू संगठन हैं जम्मू के अंदर, जो राष्ट्रवादी संगठन हैं जिनके लिए राजनीति उनका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन वो राजनीति को सीधे तौर पे इन्फ्लुएंस या मुतासिर करते हैं। तो क्या उन संगठनों की भूमिका भी शांत है या वो आपकी तरह नहीं सोचते या जिन जिन खतरों की तरफ आप इंगित कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, वो भी उन खतरों के खिलाफ है या वो सत्ता पक्ष को खुश करने या ना खुश करने की वजह से खामोश है? क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बहुत पहले से यानी 48 दिन देखें तो आरएसएस का बहुत स्ट्रॉन्ग रोल रहा है, बहुत सारी चीज़ों में। और मैं क्योंकि आरएसएस के बारे में बहुत जानता नहीं हूँ, लेकिन ये इतना ज़रूर मानता हूँ कि वो एक राष्ट्र के प्रति कमिटेड है और उनका राष्ट्र सबसे ऊपर है। राजनीति कौन जाता है, कौन नहीं जाता है और राजनीति से सीधे तौर पे शायद वो कहते हैं कि हमारा कोई लेना-देना भी नहीं है। लेकिन मैं बार-बार सोचता हूँ कि कम से कम जम्मू के अंदर तो ऐसी ताकतें बहुत मजबूत हैं। उनका क्या कहना है? वो आपकी बात से सहमत हैं या आपकी बात को वो मानते हैं या नहीं मानते हैं या तर्कों के आधार पे मानते हैं या कुछ और है? उनके अंदर क्या है? वो आपके साथ वो ताकतें क्यों नहीं साथ हैं या साथ हैं मुझे नहीं पता है। तो इस पे थोड़ी रोशनी और आखिर में डालें आप। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि पूरे जम्मू कश्मीर में एकजुट जम्मू ही एक ऐसा संगठन है, जिसने जम्मू कश्मीर में जिहाद एक प्रॉब्लम है, इसका नाम लेके इसे पुकारा और जिहादी मैनिफेस्टेशंस जितनी भी थी, लैंड जिहाद, डिनायल ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, उनके विरुद्ध जंग छेड़ी और ये सिंगल हैंडेडली और अकेले इस संगठन ने जंग छेड़ी। तो मैं क्लियरली ये कह दूँ कि हमें इस जंग में किसी का कोई भी विशेष तौर पे समर्थन नहीं मिला। अब आपका सवाल ये है कि ये जो संगठन है, ये हिंदू इश्यूज़ पे, हिंदुत्व के इश्यूज़ पे खुद मुखर क्यों नहीं होते या आपका साथ क्यों नहीं देते? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम 2 चीज़ें कन्फ्यूज़ करते हैं। अरबिंदो घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का हिंदुत्व और नए संगठनों का हिंदुत्व। अरबिंदो घोष के हिंदुत्व के मूल में सनातन था। वो ये कहते थे कि कन्याकुमारी से हिमालय के बीच में जो टेरिटरी है, ये महान है, इसे प्रोटेक्ट इसीलिए करना है, इट इज़ वर्थ डिफेंडिंग। क्यों? क्योंकि इस धरती के बीच में इंडिक सनातन सिविलाइजेशन ने जन्म लिया, पली बढ़ी और आगे बढ़ी। चूंकि सनातन यहां हुआ इस धरती पे, इसलिए ये धरती महान है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी संगठन हिंदुत्व के ठेकेदार बन के बैठे हैं, वो सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू में विश्वास नहीं रखते, वो टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व में विश्वास रखते हैं। उनके लिए टेरिटरी महान है। कन्याकुमारी से हिमालयाज के बीच में जो भूमि है, जो टेरिटरी है, ये माता है, ये महान है। और उनके कहने के मुताबिक आधिकारिक तौर पे इस धरती में जो भी है वो हिंदू है और केवल सनातनी हिंदू नहीं है, सिख, जैन या बौद्ध हिंदू नहीं है। जिस तरीके से जितने लेवल का हिंदू सनातनी है, उतना ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी भी है। 1987 का बीजेपी का अगर आप मैनिफेस्टो देखें, पेज 1 पे यही लिखा गया है कि जिस तरीके से सनातन, सिखिज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म है हिंदुत्व की डेफिनेशन में, वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है। इसलिए आपने इनके मुखिया को ये कहते हुए भी सुना होगा कि हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है। तो नाउ यू हैव टू कॉन्सेप्ट्स, एक सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व और एक टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। सिविलाइजेशनल कॉन्सेप्ट में सनातन मूल में है, इंडिक सिविलाइजेशन मूल में है। टेरिटोरियल कॉन्सेप्ट में इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है। चूंकि इस्लाम के बिना हिंदुत्व अधूरा है, तो फिर मुसलमानों से अकोमोडेशन तो आपको स्टार्ट करनी है। और जब आपको अकोमोडेशन स्टार्ट करनी है, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइजेस भी करने हैं। किस तरीके से आप मुसलमान के खिलाफ माइनॉरिटी राइट्स आपके छीन के वो ले रहा है, पिछले 70 साल से बिगुल छेड़ देंगे, क्या मुसलमान नाराज नहीं हो जाएगा? किस तरीके से 370 और 35A के कारण जो नुकसान हुआ उसकी अगर भरपाई नहीं करेंगे तो मुसलमान नाराज नहीं हो जाएगा?
तो मुझे लगता है कि एक आइडियोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस जो हुई पॉलिटिकल एरिना में, उसमें जो फंडामेंटल इश्यूज हैं उनको लेके ये प्रॉब्लम हुई है। और इसीलिए यू फाइंड कि एक पोस्चरिंग है, स्लोगनरिंग है, लेकिन करने के नाम पे कुछ नहीं है, क्योंकि वैचारिक रूप से यू हैव टू अकोमोडेट अ सर्टेन क्लास, जिसका अपना डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव ये है कि हम वी कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अनलेस यू आर डेसिमेटेड। तो एक सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं और अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट्स को कॉम्प्रोमाइज करके इस अकोमोडेशन के प्रोसेस को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका जेनेसिस आइडियोलॉजिकल सबवर्जन में है। अगर अरबिंदो घोष का हिंदुत्व, जिसके मूल में सिविलाइजेशन थी, सनातन इंडिक सिविलाइजेशन थी, उसके आधार पर चीजें आगे बढ़ी होती, तो आज हमें ये देखने को नहीं मिलता। आज ये आपको विकृति देखने को नहीं मिलती कि भारत सरकार 2014 के बाद भी जो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट्स को, हिंदुस्तान का झंडा लेके कश्मीर में बैठा हुआ है, उसे सशक्त नहीं कर रही है, बल्कि उसे डिसएम्पावर कर रही है। ये देखने को नहीं मिलती। तो लार्जली ये एक्सप्लेन करता है, लेकिन फैक्ट ये इश्यूज जम्मू कश्मीर में किसी और भी संगठन के लिए बिल्कुल भी इश्यूज नहीं, वो सेक्युलर बन चुके हैं, या मुसलमान से सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट लेना ही एक उद्देश्य उनका बन चुका है। अंकुर भाई, मैं समझता हूं कि एक लंबे समय से मैं पब्लिक कमेंट्री और पब्लिक स्पेस में हूं, लेकिन आज की बातचीत से मुझे लगता है कि देश में आपने एक साथ कई मुद्दे उठाए हैं और आपने जो आपकी रिसर्च, जो आपकी समझ, जो आपकी टीम ने पिछले कई सालों से काम किया, उसके बाद जो बहुत बेबाक तरीके से बिना लाग लपेट के आपने कई मुद्दे उठाए हैं, कई सारे सवाल खड़े किए हैं, दिल्ली के सामने भी सवाल खड़े किए हैं, संगठन के सामने भी सवाल खड़े किए हैं, जम्मू के अंदर क्या हो रहा है उसका भी बताया है। मैं समझता हूं कि देश में इस पे बहस बढ़ेगी और इतनी बेबाक बातचीत मैं समझता हूं कि लोग नहीं करते हैं, हमेशा पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात करते हैं। और मुझे शायद सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि मैं जब इस एरिना में आया तो ये सोच के ही आया था कि मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं रहना चाहता। एक आखिरी बात, क्योंकि मुझे याद है कि पीडीपी की जब सरकार थी तो एक नईम अख्तर नाम के साहब एक उसमें एजुकेशन मिनिस्टर थे और एक बार उन्होंने अपने एक हिंदुस्तान के एक अखबार में उन्होंने ये कहा था कि चाइना इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। उस वक्त शायद लोगों को ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन अभी हाल का जो ये फारूक अब्दुल्ला है, जिसे मैं पॉलिटिकल जोकर कहता हूं, और ये बहुत बड़ा गून है और ब्लैकमेलर है, पूरा खानदान इसका, ये जो बयान आज दिया है कि जम्मू कश्मीर में कोई नहीं रहना चाहता और जम्मू कश्मीर के लोग मुसलमान चाइना के साथ जाना चाहते हैं और हम चाइना की मदद से यहाँ तीसरे, इसके ऊपर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। और मैं समझता हूं कि आज आपने बहुत बहुत जबरदस्त मुद्दे उठाए हैं। इट्स ए वेरी वेरी ग्रेट, जिसे कहते हैं माइंड बॉगलिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन ये रहा। और मैं जिस तरीके के लोगों के कमेंट देख रहा हूं, वो लोग आपकी बातों को अचंभे के साथ समझ रहे हैं कि ऐसा भी हो रहा है। तो ये आखिरी कमेंट चाहता हूं कि इस फारूक अब्दुल्ला नाम के, जिसे मैं शुद्ध हिंदी में कहूं, एक पॉलिटिकल दलाल ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है? देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने जो चाइना के संदर्भ में जो स्टेटमेंट दिया, मुझे लगता है कि सेडिशन के जुर्म में उन पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बट दैट अपार्ट, वो तो हो गया कि किस तरीके से यू वुड हैंडल हिम। लेकिन हमें समझने की ये जरूरत है कि फारूक अब्दुल्ला क्लियरली ये कह रहे हैं कि अगर चाइना इंडिया पे इन्वेजन करता है तो कश्मीरी उसे वेलकम करेंगे। इफ यू अटैक इंडिया वी विल वेलकम इट। दिस इज द बेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ ओवरग्राउंड सेपरेटिज्म। ये जो हमने एडवर्टाइज किया पूरी दुनिया के सामने कि हिंदुस्तानी सेक्युलर डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में, और जम्मू ने हमेशा ये कहा कि ये जिहादिस्ट, इस्लामिस्ट, पैन इस्लामिस्ट लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कि उस चीज को वैलिडेट करता है आज फारूक अब्दुल्ला ने ओवरग्राउंड वर्कर ऑफ सेपरेटिज्म बन के ये बयान दिया। और हमारे जितने भी हम जो भी
जिस तरीके जो आपने संज्ञाएं दी उसको एकदम सत्यापित किया कि वाकई में ये अलगाववादी हैं, पैन इस्लामिस्ट हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि सवाल हमें ये पूछना, देखिए इस पे कोई ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत नहीं है। ये सेडिशन है, ये चाइना को न्योता है, ये कह रहे हैं कि इन्वेजन करोगे तो हम आपके साथ हैं, वील सपोर्ट यू। लेकिन इस सेपरेटिज्म को, इस अलगाववाद को, इस नेता को, इस पार्टी को नर्चर किसने किया? बनाया किसने? ताकतवर किसने किया? इट इज अगेन द इंडियन स्टेट। दैट इज द क्वेश्चन विच वी नीड टू आस्क। और कब ये स्टेट पैराडाइम्स और पॉलिसीज जो सेल्फ डिफीटिंग है, जो सेल्फ लेसरेटिंग है, यानी अपना ही खून निकालने में मजा आता है, ये कब चेंज होंगी? ये सवाल हमें पूछना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमें ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि इंडियन स्टेट हैज सीरियस प्रॉब्लम्स। देखिए, इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला जेल जाता है या नहीं जाता। फारूक अब्दुल्ला को ये स्टेचर, फारूक अब्दुल्ला को ये ताकत, या फारूक अब्दुल्ला के बारे में जो एक इमेज जो नर्चर की, वो इंडियन स्टेट ने नर्चर की। और अब 2011 के सेंसिस, जो फज्ड सेंसिस है, उसके आधार पर डिलिमिटेशन करवा के ये फिर इसी तरीके के लोगों को फर्दर नर्चर करने का मार्ग जो है वो प्रशस्त कर रहे हैं। लेकिन ग्राउंड पे ये कहा जा रहा है, आपको क्या लगता है कि फारूक अब्दुल्ला के बयान पे वैली के अंदर अलग रिएक्शन है और जम्मू में अलग रिएक्शन है? आपको ऐसा लगता है कि हिंदू इस रिएक्शन को एंटी इंडिया और एंटी हिंदू या सेडिशन में देखते हैं, और जो मुसलमान है उस रिएक्शन में कोई फर्क है? कुछ 2, 4, 50 ऐसे मुसलमान निकल के आए कि फारूक अब्दुल्ला के इस बयान के बाद उसके खिलाफ FIR कराई गई हो, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसी कोई चीज हुई कि इसमें भी कुछ हिंदू मुसलमान बटे हुए हैं? नहीं, देखिए, ऐसी FIR जम्मू कश्मीर में तो मेरे संज्ञान में नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर एक वॉर जोन है और कश्मीर में अलग-अलग लेवल पे काम करते हुए सब जिहाद का ही काम कर रहे हैं। और अगर हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई अलगाववादी फारूक के अगेंस्ट बयान देगा या फारूक किसी अलगाववादी के अगेंस्ट बयान देगा, वो ऐसा नहीं है। ये अलग-अलग डिग्रीज पे रह के एक ही कॉमन गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, आतंकवादी बंदूक उठा के जिहाद कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में घुस के उसे सबवर्ट करके कानून बना के ऑर्डर्स पास करके जिहाद कर रहे हैं। और अलगाववादी जो है वो अलगाववाद की राजनीति करके जिहाद कर रहा है। तो इसमें पैन इस्लामिक मूवमेंट जो है उसका कम्युनिस्ट चाइना के साथ एक अलायंस बन रहा है, पाकिस्तान के संदर्भ में मैं कहूं तो उसे सपोर्ट करना एक नेचुरल टेंडेंसी है हर एक व्यक्ति की। तो ऐसा कोई भी बयान आपको नजर नहीं आएगा कश्मीर से बाहर आते हुए कि हिंदुस्तान के विरोध में ये बयान है, इसलिए हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। यू वोंट सी इट हैपन। दे वर्क इन टैंडम, एक ही थैली के चक्कर, एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड। अंकुर भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करना चाहता हूं। आप युवा हैं, आप में जोश है। आज मुझे आपसे इतनी लंबी बात करने के बाद पिछले 10 साल के रिलेशंस में इतना मजा मुझे लगता है कभी नहीं आया। और मैं एक बात जरूर बार बार अपने भाषणों में भी कहता हूं कि ये 2020 का सनातनी हिंदू है जो न अपोलोजिस्टिक है, न डरपोक है, न कायर है, न लालची है। और आप जैसे युवा से बात करके ऐसा लगता है कि 2020 का सनातनी हिंदू पॉलिटिकली इंटेलेक्चुअल कैसा होगा, हिंदुत्व की राजनीति कैसे लोगों के हाथ में होगी, हिंदुत्व का भविष्य कैसे लोगों के हाथ में होगा, या भावनात्मक नारे लगा करके होगा, या तथ्यों पे कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, लेजिस्लेटिवली, एकेडमिकली आप जितना इक्विप्ड होके बात करते हैं, मेरी सारी ताकत आपके साथ है। आपको जब भी लगे कि आप कुछ जम्मू से बाहर कुछ कहना चाहते हैं, ये प्लेटफॉर्म और ये तमाम सारी बातचीत। हाँ, एक बात और मैं आपसे कहना भूल गया, जब मैंने ये बताया कि आज अंकुर शर्मा हमारे साथ रहेंगे और एक ऐसे विषय पे बोलेंगे। RSN सिंह साहब आज दिल्ली में नहीं है, बाहर हैं। GD बख्शी, RSN सिंह, कैप्टन सिकंदर रिजवी जो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, सुशील पंडित, इन सब लोगों ने ये कहा है कि हमारी पूरी ताकत, हमारी पूरी सिंपैथी,
हमारे पास आर्थिक ताकत जो है, हमारे पास सामाजिक ताकत जो है, वो आपके साथ है। हम आपकी बात को और लोगों के सामने रखेंगे, सवाल पूछेंगे, इस पे डिबेट हो, इस पे चर्चा हो। अगर कोई इसमें गड़बड़ है तो वो बाहर निकले, और ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसलिए एक बार फिर एकजुट जम्मू, जम्मू को एकजुट न सिर्फ कर रहा है, बल्कि एकजुट जम्मू के माध्यम से दिल्ली की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली को गजवाए हिंद से बचाने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ जम्मू के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर के आतंक के खिलाफ वो लड़ें। ये भारत के उस सनातनी हर हिंदू की जिम्मेदारी है कि अगर दिल्ली को सुरक्षित रखना है तो जम्मू कश्मीर को मजबूत करना होगा, अंकुर शर्मा जैसे युवाओं को मजबूत करना होगा, और कोशिश करनी होगी कि हजारों अंकुर शर्मा जम्मू में पैदा हो और इन बातों को तथ्यों पर लड़ें। क्योंकि भावनात्मक हिंदुत्व की लड़ाई बहुत लंबे समय से चल रही है, और भावनाओं में बहकर के राष्ट्र नहीं बनते हैं जब तक तथ्यों पे नहीं होते। आप आए, आपने समय दिया, अंकुर भाई। once again I am grateful and thankful to you. You can come anytime whenever you want to say something. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।